प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। पिछले दिन हम आपको राष्ट्रीय पार्टी के विषय में बता रहे थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के विषय में आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के विषय में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ को पहले भारतीय जनसंघ था, बाद में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी पड़ा, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था। पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के यह पार्टी काम करती है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में, इसकी समझ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यह एक प्रमुख तत्व है। राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है, जिसमें राष्ट्रवाद को हिंदुत्ववाद भी कहते हैं। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर काम करती है। देखिए, आपको विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। देखिए, आपको बताते हैं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी, वह भारतीय जनता पार्टी जो थी, बीजेपी जो था, वह जम्मू और कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, उसके खिलाफ था। पहले से ही खिलाफ था कि नहीं, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वह भारत का अंग है। और जैसे देखें कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में जब सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के साथ पिछले साल यह पार्टी जो है 5 अगस्त को ही विशेष राज्य के दर्जा को जम्मू और कश्मीर से खत्म कर दिया और खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने, धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। ये पार्टी क्या करती है? इस पार्टी का सोच है कि पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू हो। यह काम अभी बाकी है। समान नागरिकता संहिता का विचार उठ गया है, लेकिन यह काम अभी नहीं हुआ। एक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कर दिया कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अब रह गया है कि समान नागरिकता संहिता बनाने का यह काम भी यह पार्टी करेगी। साथ ही साथ धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में भी है। यह भी काम पार्टी करेगी कि धर्मांतरण लोग नहीं करेंगे। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। उस समय थोड़ा इसको आधार मिला था, समर्थन भारत के लोगों का मिला था। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही यह पार्टी सिमट कर रह जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें 90 के बाद से इस पार्टी में ग्रोथिंग शुरू हुआ और इस पार्टी के प्रतिनिधि धीरे धीरे जीतने लगे, और जिसका परिणाम आज वर्तमान समय में दिख रहा है। इस दशक में दक्षिणी, पूर्व, उत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया है। यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 98 में सत्ता में आई। 1998 में यह पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाई, और उसी बना करके यह पार्टी जो है सत्ता में आई 98 में। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल शामिल थे इस पार्टी में। 14 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में इस पार्टी को 282 सीटें मिली
और यह पार्टी 282 सीट जीत करके सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आया, सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। अभी फिर 19 में चुनाव हुआ और 19 में चुनाव होने के बाद इस पार्टी को सबसे ज़बरदस्त बहुमत मिला और यह बहुमत 300 से अधिक का मिला। 300 से अधिक का बहुमत प्राप्त करके यह पार्टी जो है यानी बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी सत्ता में काबिज है और जितने भी इसके अपने विचार हैं उन सभी विचारों को धीरे धीरे यह काम पूरा कर रही है। जैसे पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई वैसे ही पहला काम जम्मू और कश्मीर पर दिखाया। अब समान नागरिकता कानून बनाने पर है, दूसरे एनसीआर जो लागू होने जा रहा है उस पर है। अब है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई के नाम से जाना जाता है, 1925 में यह पार्टी गठित की गई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोध इस पार्टी की अपनी विचार है। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को, मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हित को आगे बढ़ाने का काम करती है। 1964 की फूट में, जिसमें माकपा इससे अलग हो गई, 1964 के फूट में यह इसका माकपा जो था इस पार्टी से अलग हो करके और अलग पार्टी बना लिया कि बाद में इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है, लेकिन 14 के चुनाव में, जब 14 का चुनाव हुआ तो 14 के चुनाव में 1% से कम वोट और 1 सीट हासिल हुई इस पार्टी को। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर यह पार्टी है। दूसरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग जो पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको सीपीआईएम के नाम से जाना जाता है, यह है। यह 1964 में स्थापित हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था है, इस पार्टी को विश्वास है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का यह पार्टी विरोध करती है। ये पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पार्टी, इस पार्टी का कहना है कि नहीं, लोकतंत्र का जो चुनाव है यही सहायक है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत स्थिति में यह पार्टी है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच में अच्छी तरह यह पार्टी अपना पकड़ बना रखी है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्ति, आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीति का आलोचना यह करती है पार्टी। इस पार्टी का काम है कि नहीं, जो यह देश में जो पूंजीवादी लोग हैं, जो सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाले जो लोग हैं, उनकी जो नीति है ये आलोचनीय है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन यह की है पार्टी, 34 वर्षों से शासन में है। 14 के चुनाव में इसने करीब 3% वोट और लोकसभा की 9 सीटें हासिल की। जब 14 का चुनाव हुआ 2014 में, तो इस पार्टी को 3% वोट पड़े और लोकसभा की कुल 9 सीटें इस पार्टी को मिली। इसके बाद आता है आपको इंडियन
नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो वर्तमान में विपक्ष में है, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी ही कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। इस पार्टी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक वर्षों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 89 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई, लेकिन यह पार्टी फिर से 2 टर्म मनमोहन सिंह के रीजन में यह पार्टी 14 तक सत्ता में रही है। लगातार 14 तक यह सत्ता में रही है। पहले टर्म में यह 9 तक रही, फिर 9 में चुनाव हुआ तो फिर यह जीत गई, तो 14 तक यह सत्ता में रही। अब देखिए, इसके बाद अभी भी यह पूरे देश और समाज में सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुआ है। अपने औपचारिक रुझान में मध्यमार्गी वामपंथी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बताया है। देखिए, दल जो है नई आर्थिक नीतियों का समर्थन पर है। इस बात को लेकर सचेत है कि नीति का गरीब और कमजोर वर्ग पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व रहा, यानी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, काम की है। 14 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हो गई और अभी यह लोकसभा में मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है। अब इसके बाद है नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी से ही अलग हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था है इस पार्टी को, विश्वास है इस पार्टी को। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। इस पार्टी का विचार है कि जो भारत में नागरिक जन्म लिए हैं उन्हीं का केवल आरक्षण होना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी अपना ताकत बनाई हुई है, ताकतवर पार्टी के रूप में है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी में भी रही है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदारी चल रही है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय पार्टी जो है अपना काम की। अब इसके बाद आता है क्षेत्रीय पार्टी का। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी उसको कहते हैं जो पार्टी अपने अपने क्षेत्रों में काम करती है और क्षेत्र में रहती है, उसी को हम क्षेत्रीय पार्टी का नाम देते हैं। इसके विषय में हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।